दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आज हार्डवेयर सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं अडेप्टर कार्ड के बारे में। तो चलते हैं वीडियो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स की तरफ और समझते हैं अडेप्टर कार्ड होता क्या है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, टॉपिक आपके सामने मेंशन है अडेप्टर कार्ड्स, और कुछ अडेप्टर कार्ड्स की फोटोज भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। तो आप बिल्कुल हेल्दी हो जाए कि अडेप्टर कार्ड दिखता कैसा है। तो आपके सामने जो पिक्चर्स विजुअल हो रही हैं, अडेप्टर कार्ड कुछ इसी तरीके के साइज और शेप में आता है। बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन और ओवरव्यूज की तरफ माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ बेहतरीन ओवरव्यूज आपके लिए दिए गए हैं। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज एन अडेप्टर कार्ड। अडेप्टर कार्ड होता क्या है। यदि आपका इंटरव्यूअर आपसे सवाल जवाब कर रहा है और उसने पूछा कि अडेप्टर कार्ड कहते किसको है, तो एग्जैक्टली आप उस क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत समझते हैं अडेप्टर कार्ड होता क्या है। An adapter card is a hardware component that adds specific functionality or connections to a computer system, typically by plugging into an expansion slot on the motherboard। मतलब अडेप्टर कार्ड एक बहुत ही सिंपल सर्किट बोर्ड होता है या विभिन्न प्रकार के अलग अलग फंक्शनैलिटी ऑफ कार्ड हो सकते हैं जो एक्सपेंशन स्लॉट पे लगाए जाते हैं, जिससे कि अलग अलग तरीके के कार्ड्स के बिहाफ पे अलग अलग तरीके की फंक्शनैलिटी हम ले सकते हैं उन कार्डों के बिहाफ पे। सपोज करो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं। सपोज करो कि आपके कंप्यूटर में साउंड इनबिल्ट नहीं है। आपके पास पुराना कंप्यूटर है, पुराने कंप्यूटर में हो सकता है कि साउंड इनबिल्ट ना आ रहा हो नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग। तो ऐसी स्थिति में आपका कंप्यूटर साउंड नहीं दे सकता है। तो यदि आपका कंप्यूटर साउंड नहीं दे सकता है तो उसके लिए आपको अलग से कार्ड लगाना पड़ेगा यदि आपको साउंड की फंक्शनैलिटी लेनी है। तो सपोज करो कि आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे जो लाइन कार्ड है वो डिस्टर्ब हो गया, मतलब चलते चलते वो फूक गया या किसी प्रॉब्लम से वो काम नहीं कर रहा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अडेप्टर कार्ड लगाइए या तो फिर आप पूरा मदरबोर्ड रिप्लेस करिए। मदरबोर्ड रिप्लेस करने में या फिर मदरबोर्ड को रिपेयर करवाने में काफी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो सिंपली आप मदरबोर्ड के ऊपर एक्सपेंशन कार्ड लगा के सेम फंक्शनैलिटी को आप ले सकते हैं। तो अडेप्टर कार्ड बहुत ही अलग अलग तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। यदि आपके कंप्यूटर में कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट नहीं है या चलता हुआ कोई कंपोनेंट डिस्टर्ब हो गया है, तो उस केस में आप अडेप्टर कार्ड लगा के उस कंपोनेंट्स की पूरी फंक्शनैलिटी आप कार्ड के बिहाफ पे एक्सेस कर सकते हैं। नीचे एक छोटी सी डेफिनेशन माय डियर फ्रेंड्स। An adapter card is a very simple circuit board that fit onto the expansion slot so that we can increase the capacity of the computer system। एक्सपेंशन स्लॉट जो होता है, मतलब अडेप्टर कार्ड जो है वो एक बहुत ही साधारण और सिंपल सर्किट बोर्ड होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और इसको हम एक्सपेंशन स्लॉट पे लगाते हैं जिससे कि कंप्यूटर की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। तो आई होप सो आपको सारा ओवरव्यू और एक्सप्लेनेशन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा कि अडेप्टर कार्ड होता क्या है। आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन करते चलेंगे जिससे कि आप भविष्य में किसी भी इंटरव्यू या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तैयार हो सके। बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स और समझते हैं अडेप्टर कार्ड के प्रकार के बारे में। अडेप्टर कार्ड कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लगभग 9 to 10 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अडेप्टर कार्ड्स के नेम लिखे हैं। सो लगभग ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे सारे अडेप्टर कार्ड कवर करने की कोशिश की है जितने ऑलमोस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, एग्जिस्टिंग अडेप्टर कार्ड्स अवेलेबल है। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ अडेप्टर कार्ड्स आर देयर। और यहाँ पे सबसे पहला है ग्राफिक और वीडियो कार्ड, दूसरा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तीसरा है साउंड कार्ड, चौथा है यूएसबी एक्सपेंशन कार्ड, अगला है रेड कंट्रोलर, नेक्स्ट है मॉडेम कार्ड, कैप्चर कार्ड, डायग्नोस्टिक एंड वाईफाई और ब्लूटूथ वायरलेस कार्ड। इस तरीके से लगभग मैंने सारे अडेप्टर कार्ड्स को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है माय डियर फ्रेंड्स। ये कोई पर्टिकुलर अडेप्टर कार्ड मिस हो जाए तो आप इजीली उसको कहीं गूगल वगैरह से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वन बाय वन सारे कार्ड्स के ओवरव्यू के बारे में। सबसे पहला कार्ड है वीडियो ग्राफिक कार्ड, जिसको हम आज की डेट में बेसिकली ग्राफिक कार्ड के नाम से जानते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर फोकस करेंगे। पिक्चर आपके सामने बिल्कुल विजिबल हो रही है, पिक्चर देख के आप बिल्कुल हेल्दी हो जाइए कि अडेप्टर बेसिकली ग्राफिक कार्ड दिखता कैसा है। तो ग्राफिक कार्ड कुछ इस प्रकार से दिखता है और ये एक ऐसा ग्राफिक कार्ड है जिसमें आपको ग्राफिक के तीनों ही पोर्ट नजर आ रहे हैं। सबसे पहला है VGA पोर्ट, दूसरा है HDMI पोर्ट, तीसरा है VDI पोर्ट। तीनों ही पोर्ट अवेलेबल हैं। ग्राफिक कार्ड्स के मुख्य रूप से 3 अलग अलग तरीके के पोर्ट्स आते हैं। ये जो VGA 15 पिन का पोर्ट है ये बहुत ओल्ड हो चुका है। आज के डेट में हम HDMI या VDI यूज कर रहे हैं, तो वो दोनों ही पोर्ट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन के ऊपर फोकस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इनहैंस अ कंप्यूटर ग्राफिकल कैपेबिलिटी ऑफ फॉर गेमिंग, डिजाइन
वीडियो एडिटिंग एंड एक्सेट्रास। मतलब है कि बेसिकली वीडियो ग्राफिक कार्ड हम कहां लगाते हैं, जहां पे हमें हाई रेजोल्यूशन ऑफ एक्टिविटी करनी है, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी चाहिए ग्राफिक्स में, वहां पे हम ग्राफिक कार्ड का यूज करते हैं। जैसे जितने भी गेम लवर्स होंगे उनको गेम खेलते समय जरा सा भी डिस्प्ले में जरा सा भी लैग जो है नहीं आना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जो है ग्राफिक कार्ड का यूज करते हैं और बहुत ही क्लियरिटी चाहिए उनको। साथ के साथ जो ग्राफिक डिजाइन का काम करते हैं और जो वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, ऐसी जगहों पे ग्राफिक कार्ड का यूज किया जाता है जहां पे आपको हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स या वीडियो या पिक्चर्स मिल सके। सो बेसिकली वीडियो कार्ड इज यूज्ड टू कन्वर्ट कंप्यूटर सिग्नल इनटू टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। वीडियो कार्ड का मुख्य रूप से काम यह है कि प्रोसेसर के द्वारा जो आउटपुट सिग्नल जनरेट किया जाता है, उस आउटपुट सिग्नल को टेक्स्ट या पिक्चर्स या वीडियो में परिवर्तित करना वीडियो कार्ड या ग्राफिक कार्ड का काम होता है। तो बेसिकली वीडियो कार्ड और ग्राफिक कार्ड को हम उस स्थान पे यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे हमें हाई रेजोल्यूशन ऑफ एक्टिविटी करनी हो, जहां पे हमें बिल्कुल क्लियरिटी चाहिए होगी, ऐसी जगहों पे हम वीडियो ग्राफिक कार्ड का यूज करेंगे। जो कि हो सकता है कि इनबिल्ट ग्राफिक्स से आपका काम ना बन रहा हो, तो आप हाई रेजोल्यूशन ऑफ ग्राफिक्स का यूज करते हैं। नीचे एक छोटी सी टेबल नजर आ रही है। ग्राफिक कार्ड में सबसे मेन डिपेंडेंसी होती है वीडियो मेमोरी की। तो जितनी बेहतरीन या जितनी ज्यादा वीडियो मेमोरी आपके ग्राफिक कार्ड्स में इनबिल्ट होगी माय डियर फ्रेंड्स, उतनी ही ज्यादा क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगी, उतने ही ज्यादा आपके शार्पनेस देखने को मिलेगी कि आपका वीडियो कार्ड जरा सा भी लैग नहीं करेगा और प्रॉपर तरीके से रेजोल्यूशन प्रोवाइड कराएगा आपको। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे नॉर्मल कंप्यूटर में DDR का यूज होता है, उसी तरीके से वीडियो रैम भी जो है वो DDR के फॉर्म में आती है। तो यहाँ GDDR4, DDR5, DDR5X, DDR5-6 जो है, ये अलग अलग तरीके की वीडियो रैम्स यहाँ डिस्प्ले हो रही है, जिनकी क्लॉक रेट का मतलब यह है कि क्लॉकिंग टाइमिंग, तो कितने टाइमिंग में ये काम करती है, बेसिकली मेगाहर्ट्ज की स्पीड लिखी है। साथ के साथ आगे इनकी डेटा रेट भी लिखा है कि किस पर्टिकुलर स्पीड से इस पर्टिकुलर ग्राफिक कार्ड्स के द्वारा डेटा ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पे रैम के टाइप्स लिखे हैं, क्लॉकिंग लिखी है और बैंडविड्थ लिखी है। आप इन सारी चीजों को मेमोराइज करके रखिए। हो सकता है कि आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले कि वीडियो ग्राफिक कार्ड में बेसिकली उसका जो क्लॉक रेट होता है क्या हो सकता है और एक एक्सपेक्टेड बैंडविड्थ क्या हो सकती है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर हो सके, इसलिए आपको इसको प्रॉपर नोट डाउन करके रखना है और प्रॉपर्ली मेमोराइज करना है। तो ये ओवरव्यू जो है वीडियो ग्राफिक कार्ड्स के लिए था माय डियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड के ऊपर और समझते हैं अगला कार्ड कौन सा है और उसके ओवरव्यू के बारे में। सो अगला कार्ड हमारा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का नेटवर्किंग की दुनिया में बहुत ज्यादा रोल है। नेटवर्किंग की दुनिया में रोल का मतलब ये है कि बेसिकली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का काम है कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना। यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है, इनेबल्स अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। मतलब इस पर्टिकुलर कार्ड का काम है या इस पर्टिकुलर पोर्ट का काम है कि आपके कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना है। कनेक्टिविटी दो तरीके से बनाई जा सकती है, वायर्ड और वायरलेस। तो बेसिकली ये जो आपके सामने कार्ड डिस्प्ले हो रहा है, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है और इस पर्टिकुलर कार्ड का इस्तेमाल हमेशा वायर्ड नेटवर्क में किया जाता है। जब आप केबल के थ्रू कनेक्टिविटी बना रहे हो तो आपको ये कार्ड या ये पर्टिकुलर पोर्ट आपके कंप्यूटर में होना कंपलसरी है, तभी आप नेटवर्क में कनेक्टिविटी बना सकते हैं। सो बेसिकली इट इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर इन द नेटवर्क। मतलब इसका इस्तेमाल जो है कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ने के लिए किया जाता है। यदि आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं, कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं, तो आपको ये पर्टिकुलर कार्ड या ये पर्टिकुलर पोर्ट रिक्वायर्ड होगा। सपोज करो कि आपके चलते हुए रनिंग कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड काम नहीं कर रहा है, तो आपको एक एडिशनल कार्ड परचेज करना पड़ेगा जो कि कुछ इस प्रकार से दिखेगा और इस पर्टिकुलर कार्ड को आप एक्सपेंशन स्लॉट, मतलब ये आपके सामने जो कार्ड डिस्प्ले कर रहा है ये PCIe स्लॉट पे लगने वाला कार्ड है, PCI स्लॉट पे नहीं। तो ये PCI एक्सप्रेस स्लॉट पे लगने वाला कार्ड है और इसको एक्सप्रेस स्लॉट पे लगा के आप इजीली नेटवर्क कनेक्टिविटी बना सकते हैं। और इसमें जो है आपको पोर्ट डिस्प्ले हो रहा है, जो पोर्ट नजर आ रहा है, इस पोर्ट को हम बोलते हैं RJ45। ठीक है, तो आई होप सो आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कई अलग अलग कैटेगरी के आते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और उनके टाइप्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की कई अलग अलग कैटेगरी है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें सबसे पहले नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आते थे सिंपल ईथरनेट कार्ड
जो कि 10 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करते थे। इसके बाद इसमें थोड़ा इन्हेंसमेंट हुआ, 100 Mbps के कार्ड आने लगे। इसके बाद गीगाबाइट ईथरनेट आने लगे जिनकी स्पीड Gbps में हुआ करती थी। अब वही Gbps की स्पीड बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई है, तो 10 GB, 25 GB, 40 GB और लगभग 100 GB ऑफ ईथरनेट कार्ड बेसिकली मार्केट में अवेलेबल है। और ये पर्टिकुलर कार्ड एंटरप्राइज नेटवर्क में यूज होते हैं, जहां पे ज्यादा डेटा ट्रांसफर होता है, हैवी डेटा ट्रांसफर होता है, वहां पे ये 100, 40, 25 या 10 Gbps वाले जो इथरनेट कार्ड है उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में जितने भी नॉक सेंटर्स होंगे या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर्स होंगे, वहां पे जो कंप्यूटर्स या वहां पे जो डिवाइसेस यूज होती हैं, ऑलमोस्ट गीगाबाइट डिवाइसेस या गीगाबाइट स्पीड ऑफ इथरनेट या लैन कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पे हाई स्पीड ऑफ इथरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इथरनेट कार्ड्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, और ये सारे इथरनेट कार्ड्स दिखते सेम हैं, बट इनमें जो मुख्य अंतर है वो इनकी स्पीड का अंतर है। तो यहाँ पे लगभग जितने भी अवेलेबिलिटी ऑफ कार्ड्स हैं वो सारे कार्ड्स हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है माय डियर फ्रेंड्स। आप इन सारे टाइप ऑफ इथरनेट कार्ड्स को नोट डाउन जरूर करेंगे, हो सकता है कि रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सके तो आप इजीली उसको आंसर कर सके। सो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में समझा माय डियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ और समझते हैं अगले कार्ड के बारे में, जिसका नाम है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड का रोल है कि कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किए गए साउंड को जो है वो बेसिकली सिग्नल को साउंड में परिवर्तित करना। साउंड कार्ड का काम है कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किए गए सिग्नल को साउंड में या ध्वनि में परिवर्तित कर देना। तो प्रोवाइड ऑडियो इनपुट और आउटपुट फॉर कंप्यूटर्स एंड बेसिकली इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट कंप्यूटर सिग्नल इनटू साउंड। और इसका जो फ्रीक्वेंसी रेट है वो लगभग 32 बिट ऑफ कार्ड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो लगभग 192 किलोहर्ट्ज की स्पीड से सिग्नल प्रोपगेट करता है। तो इसके बारे में कुछ खास और विशेष नहीं है। बेसिकली साउंड कार्ड का काम है साउंड जनरेट करना, कंप्यूटर के द्वारा भेजे गए सिग्नल को ध्वनि में परिवर्तित कर देना। तो बस इसका इतना ही काम है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये रहा साउंड कार्ड जिसके बारे में हमने समझा, और ये यदि आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है ऑलरेडी इंटीग्रेटेड फॉर्म में तो देयर इज नो प्रॉब्लम। यदि अवेलेबल नहीं है तो आपको इस प्रकार के कार्ड परचेज करने पड़ेंगे, और इस कार्ड को PCI एक्सप्रेस स्लॉट पे लगा के आप साउंड की फंक्शनैलिटी ले सकते हैं इस कार्ड के बिहाफ पे। तो बढ़ते हैं अगले कार्ड की तरफ माय डियर फ्रेंड्स और समझते हैं USB एक्सपेंशन कार्ड क्या होते हैं। सो बेसिकली USB एक्सपेंशन कार्ड्स एड्स एडिशनल USB पोर्ट टू द कंप्यूटर। मतलब ये पर्टिकुलर कार्ड PCIe स्लॉट या PCI स्लॉट दोनों पे ही लगाया जा सकता था। तो पहले PCI स्लॉट वाले कार्ड आते थे, अब PCI एक्सप्रेस वाले आने लगे हैं। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर पोर्ट कार्ड का काम क्या है? सपोज करो कि आपके कंप्यूटर में USB के ज्यादा पोर्ट्स नहीं है, या ये कहें कि आपके कंप्यूटर में USB 2.0 के पोर्ट हैं, आपको 3.0, 3.2, 3.1 वाले एक्सपेंशन कार्ड्स या USB पोर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी कंडीशन में आप एक अलग से कार्ड परचेज करेंगे जो 3.0 या 3.1, 3.2 के वर्जन के कार्ड होंगे, और उसको सिंपली आप PCI स्लॉट पे लगा के हाई स्पीड ऑफ USB एक्सेसिबिलिटी का आप लाभ ले सकते हैं। तो बेसिकली USB एक्सपेंशन कार्ड का मतलब है कि USB पोर्ट को एक्सटेंड करना है या हाईएस्ट वर्जन ऑफ USB का यूज करना है। जैसे आपके कंप्यूटर में मैंने बताया कि 2.0 का पोर्ट है, आपको 3.0 की रिक्वायरमेंट है, तो आप 3.0 का कार्ड लेके अपने PCI एक्सप्रेस या PCI स्लॉट पे उसको इंस्टॉल करके और 3.0 USB का आप लाभ ले सकते हैं। तो बेसिकली USB एक्सपेंशन कार्ड का मतलब है कि अपने कंप्यूटर में USB नंबर ऑफ USB पोर्ट को एक्सटेंड करना है। यहाँ पे USB के कुछ वर्जन्स दिख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहली जो USB वर्जन थी वो थी USB 1.1 और इसकी टोटल स्पीड लगभग 12 Mbps हुआ करती थी। ये बहुत ही लो प्रोफाइल USB पोर्ट हुआ करता था। जो सबसे पहला पोर्ट रिकॉग्नाइज हुआ था वो USB 1.1 था और 1.1 मींस 1.0 था और इसको 1.1 के नाम से बेसिकली हम बुलाया करते थे। और ये बेसिकली इसकी जो स्पीड होती थी 12 Mbps की हुआ करती थी। ये पोर्ट ज्यादा दिन मार्केट में चला नहीं, बंद हो गया। इसके बाद इसका एक इनहैंस्ड वर्जन लॉन्च किया गया, दैट इज 2.0। इसकी स्पीड और अप्रॉक्स 480 Mbps की स्पीड आई, जो कि 2.0 काफी लंबे समय तक चला। इसके बाद 3.0 रिकॉग्नाइज किया गया, जिसमें 3.2 का जनरेशन 1 आया और इसमें जो है
इसकी स्पीड लगभग 5 Gbps की आई। इसके बाद 3.2 इनहेंस किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, जिसकी स्पीड अराउंड 10 Gbps की आई। 10 Gbps का मतलब काफी एक्सीलेंट स्पीड मानी जाएगी। तो यूएसबी के ये बढ़ते हुए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है माय डियर फ्रेंड्स, और इनके स्पीड्स और डेटा रेट जो है वो आपके सामने मेंशन है। तो वीडियो को पॉज करेंगे और इसको टाइम टू टाइम नोट डाउन करते चलेंगे, जिससे कि आप आगे भविष्य में कभी भी किसी भी आंसरिंग के लिए या किसी भी अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल रेडी रहें। बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्सपेंशन कार्ड की तरफ और समझते हैं रेड कंट्रोलर कार्ड क्या होता है। बेसिकली रेड कंट्रोलर कार्ड का यूज हम तब करते हैं जब हमें नंबर ऑफ डिस्क स्टोरेज की ज्यादा रिक्वायरमेंट हो। तो बेसिकली फैसिलिटेट्स redundant array of independent disk configuration for storage purposes। मतलब यदि आपको स्टोरेज नंबर ऑफ स्टोरेज एक्सटेंड करने हैं तो ऐसी कंडीशन में हम बेसिकली इस पर्टिकुलर कार्ड का यूज करते हैं, जो कि PCIe या PCIe एक्सप्रेस दोनों ही स्लॉट पे लगाया जा सकता है। और इस पर्टिकुलर कार्ड के बिहाफ पे हम अपने कंप्यूटर को रेड सर्वर बना सकते हैं। रेड सर्वर दो तरीके के आते हैं, एक डिस्क के बिहाफ पे रेड सर्वर होता है और एक कार्ड के बिहाफ पे रेड सर्वर होता है। और बेसिकली कार्ड में जो है वो लगभग आप ये समझ के चलो कि जैसे M2 SSDs होती हैं, उसी M2 SSD टाइप के कार्ड्स लगते हैं और उन कार्ड्स की कैपेसिटी कई टेराबाइट होती है। तो हम बेसिकली स्टोरेज के फॉर्म में इस पर्टिकुलर कार्ड का यूज करते हैं। यदि आप किसी कंपनी के बड़े सर्वर्स की बात करें तो बड़े सर्वर्स पे अलग अलग तरीके के स्टोरेज टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है। उन्हीं स्टोरेज टेक्नोलॉजीज में एक स्टोरेज टेक्नोलॉजी रेड है और इस पर्टिकुलर रेड टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए हम रेड कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसका डेटा रेट लगभग 6 Gbps की पर पोर्ट इसकी स्पीड आती है। और एक रेड कार्ड पे कई अलग अलग तरीके के रेड स्लॉट्स हो सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग तरीके के रेड कार्ड्स लगाते हैं और रेड कार्ड्स की कैपेसिटी कई टेराबाइट में हो सकती है। तो इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर में यदि स्टोरेज इनहैंसमेंट चाहते हैं तो हम रेड कंट्रोलर कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम अपने कंप्यूटर से डिस्क स्टोरेज को एक्सटेंड कर सकें। तो अभी ये रेड कंट्रोलर कार्ड है माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आप इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को नोट डाउन करें और जिससे कि आप इजीली किसी को बता सके कि रेड कंट्रोलर क्या होता है एग्जैक्टली। बढ़ते हैं अगले एक्सपेंशन कार्ड की तरफ माय डियर फ्रेंड्स और समझते हैं कि मॉडेम कार्ड क्या होता है। बेसिकली मॉडेम कार्ड का काम है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, जिससे कि आप फोन लाइंस के ऊपर सिम कार्ड के बिहाफ पे आप इंटरनेट चला सकें। आप यहां देखो, अ मॉडेम कार्ड इज फैसिलिटेट्स इंटरनेट कनेक्टिविटी बाय कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन और केबल लाइंस एंड वाइस वर्सा। मतलब यह है कि यदि आपके पास सपोज करो कि टेलीफोन लाइन है, उस टेलीफोन लाइन पे आपको बेसिकली इंटरनेट एक्सेस करना है, तो टेलीफोन लाइन में जो सिग्नल फ्लो होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है एनालॉग सिग्नल। और एनालॉग सिग्नल के बारे में यहां लिखा हुआ है, एनालॉग सिग्नल एक लाइन में हमने यहां पे प्रेजेंट किया है, इट सपोर्ट ओनली वॉइस डेटा सर्विस। मतलब एनालॉग सिग्नल के थ्रू सिर्फ वॉइस सर्विस ली जा सकती है, मतलब टेलीफोन के माध्यम से सिर्फ बातचीत की जा सकती है, इंटरनेट एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी के लिए हमें एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित करना पड़ता है और एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित करने के लिए हम मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली वन लाइन डेफिनेशन है। If anyone asking to you that what is modem card, so easily you can answer of that question. It is used to convert analog signal into digital signal. मतलब मॉडेम कार्ड का काम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना है, जिससे कि हम फोन लाइन के ऊपर या सिम कार्ड के बिहाफ पे इंटरनेट एक्सेस कर सकें। आपके मोबाइल फोन्स में भी बेसिकली मॉडेम की एक छोटी सी चिप लगी होती है। जब भी आप डेटा इनेबल करते हैं तो आपके फोन में लगा हुआ मॉडेम एक्टिव हो जाता है और सिम कार्ड तक आने वाले जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल बनाना शुरू कर देता है। और जैसे ही आपके मोबाइल के मदरबोर्ड सर्किट को डिजिटल सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है, आपका मोबाइल इंटरनेट एक्सेस शुरू कर देता है। इसी तरीके से मॉडेम के यहाँ पे 3 अलग अलग वर्जन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले जो मॉडेम कार्ड आता था वो इंटरनल मॉडेम आता था। ऐसे कार्ड आते थे और इस कार्ड को हम एक्सपेंशन स्लॉट पे लगाते थे। इसमें 2 पोर्ट आपको नजर आ रहे हैं, एक में टेलीफोन की लाइन इन होती थी और एक से आउट होती थी। आउट से हम रिसीवर लगाते थे, टेलीफोन रिसीवर लगाते थे
और इन वाली लाइन से हमारा जो एनालॉग सिग्नल है वो कंप्यूटर की तरफ जाता था, और यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो कार्ड है, ये कार्ड एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल बनाता था, जिससे कि हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस हो जाता था फोन लाइन के बिहाफ पे। बहुत समय तक ये वाला पर्टिकुलर कार्ड मार्केट में चला, सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज हुआ था। इसके बाद ये वाले कार्ड बंद हो गए, फिर आने लगे यूएसबी मॉडेम्स। आपने देखा होगा जिसे बोलते हैं यूएसबी डोंगल। तो यूएसबी डोंगल के यहाँ पे हम पहले सिम कार्ड लगा के इंटरनेट चलाया करते थे, बहुत सारे लोगों ने चलाया होगा। तो सिम कार्ड लगाते थे, सिम कार्ड तक जो सिग्नल आता था वो आता था एनालॉग, और जब ये डोंगल में सिम कार्ड लग जाता था तो ये सिम कार्ड के सिग्नल को डिजिटल बनाता था, और यूएसबी के माध्यम से हमारे कंप्यूटर को डिजिटल सिग्नल दिया करता था, जिससे हम कंप्यूटर पे इंटरनेट चला पाते थे। तो ये यूएसबी मॉडेम रिकॉग्नाइज हुआ माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद अब टाइम टू टाइम ये भी मार्केट से फ्लश आउट हो गया। फिर आज की डेट में आज जितने भी टेलीफोन, जितने भी डीएसएल ब्रॉडबैंड की लाइंस आप देख रहे होंगे, उन सारी लाइंस में लगभग ऑलमोस्ट एक डीएसएल का पोर्ट होता है, जहां पे डायरेक्ट फोन लाइन आके लग जाती है, और ये फोन लाइन तक इंटरनेट जो एनालॉग सिग्नल आता है, ये वाला मॉडेम उसको डिजिटल बनाता है। और एंटीनास के माध्यम से, ये बेसिकली वायरलेस राउटर भी है, वायरलेस राउटर कम डीएसएल मॉडेम भी है, जिसमें कि इंटरनेट की डायरेक्ट फोन लाइन यहाँ पे लग जाएगी, और ये वाला मॉडेम कार्ड जो है बॉक्स के फॉर्म में जो आता है, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बनाएगा, और ये एंटीनास के माध्यम से डिजिटल सिग्नल को प्रोपगेट करेगा, और सारे लोग अपने वाईफाई कार्ड से जुड़ के इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी लेंगे। आज के जमाने में यही ज्यादा प्रचलित है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा वायरलेस राउटर कम वायरलेस मॉडेम। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स हम अलग अलग तरीके के डिफरेंट मॉडेम का डिफरेंट वर्जन्स यूज किया करते थे, और बेसिकली मॉडेम कार्ड का मुख्य कार्य जो है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना है। क्योंकि एनालॉग सिग्नल के थ्रू सिर्फ हम बातचीत कर सकते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ वॉइस डेटा सर्विस ले सकते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल के द्वारा हम जितने भी डेटा सर्विस आती है, चाहे वो टेक्स्ट हो, वॉइस हो, साउंड हो, पिक्चर हो, वीडियो हो, हर तरीके की डेटा एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं। और जहां पे आप समस्त प्रकार की डेटा एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं, उसका ही नाम इंटरनेट होता है। और इंटरनेट चलाने के लिए आपको डिजिटल सिग्नल रिक्वायर्ड होता है, और इसी डिजिटल सिग्नल को बनाने के लिए ये ओवरऑल पूरा का पूरा मॉडेम कार्ड काम करता है। आई होप सो आपको मॉडेम कार्ड अच्छी तरीके से विजुअलाइज हुआ होगा माय डियर फ्रेंड्स। आप वीडियो पॉज करें, सारे जितने भी थ्योरेटिकल पैरामीटर्स है इसको नोट डाउन करें, जिससे कि आपके भविष्य में कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो इजीली आप उसे आंसर कर सकें कि मॉडेम कार्ड एग्जैक्टली होता कैसे है और ये काम कैसे करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ माय डियर फ्रेंड्स, और समझते हैं कैप्चर कार्ड क्या होता है। बेसिकली कैप्चर कार्ड का काम है, नाम से ही पता चल रहा है, कैप्चर का मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करना। तो रिकॉर्ड्स और कैप्चर्स एक्सटर्नल ऑडियो वीडियो सोर्सेस फॉर स्ट्रीमिंग और कंटेंट क्रिएशंस। सपोज करो कि आप एक गेम स्ट्रीमिंग करते हैं या किसी प्रकार की कोई लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, और लाइव स्ट्रीमिंग को बेसिकली आप रिकॉर्डेड फॉर्म में यूज करना चाहते हैं, तो बेसिकली इस तरीके के कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके लाइव स्ट्रीमिंग को, किसी भी पर्टिकुलर लाइव स्ट्रीमिंग के ऑडियो और वीडियो दोनों ही प्रकार के सोर्सेस को रिकॉर्ड कर देता है। बेसिकली वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड करके इसको स्टोर कर लेता है, और ये पर्टिकुलर अलग अलग वर्जन के आते हैं, जिसमें अलग अलग पिक्सल सपोर्टेबल होता है। और इस पर्टिकुलर कार्ड की ओवरऑल जो डेटा रेट स्पीड होती है, लगभग 800 MBPS की स्पीड से डेटा एक्सेस करके उसको कैप्चर कर सकती है। तो कैप्चर कार्ड का इस्तेमाल मोस्टली स्ट्रीमिंग टाइप ऑफ पर्संस करते हैं, जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, उनको अपने वीडियोस की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो जिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे आप अपना लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, वहीं पे वो वीडियो स्टोर होगी, बेसिकली वो लाइव हो जाएगी वहां पे। और उस पर्टिकुलर वीडियो को यदि आप बेसिकली वीडियो क्लिप या वीडियो के फॉर्म में आप अपनी फाइल बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके के कैप्चर कार्ड का इस्तेमाल करके हम उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो कैप्चर कार्ड का इस्तेमाल बेसिकली लाइव स्ट्रीमिंग वाले कैंडिडेट्स करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो इस तरीके से यहाँ पे कैप्चर कार्ड का ओवरव्यू विद पिक्चर्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराया गया है, और ये PCI एक्सप्रेस पे लगने वाला कार्ड है। जब आपको यहाँ पे जो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स मतलब यहाँ जो नंबर ऑफ पिन्स हैं, आपको इस तरीके से छोटे फॉर्म में नजर आए, तो समझ लो कि वो एक्सप्रेस स्लॉट का कार्ड है, वो PCI का स्लॉट नहीं है, PCI का कार्ड नहीं है। सो बढ़ते हैं अगले कार्ड की तरफ माय डियर फ्रेंड्स, और समझते हैं डायग्नोस्टिक कार्ड क्या होता है। डायग्नोस्टिक कार्ड का इस्तेमाल हम हमेशा हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग के लिए यूज करते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिजिटल मीटर बना हुआ है। डिजिटल मीटर में कुछ कोड इंडिकेट होते हैं और ये कोड्स बताते हैं कि किस पर्टिकुलर हार्डवेयर से रिलेटेड क्या इश्यूज है। इस हार्डवेयर डायग्नोस्टिक कार्ड का यूज हमेशा हार्डवेयर वाले इंजीनियर्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसको आप पीसीआई स्लॉट पे, ये नीचे वाला जो मॉड्यूल नजर आ रहा है ये पीसीआई स्लॉट का है, ऊपर जो मॉड्यूल नजर आ रहा है ये पीसीआई एक्सप्रेस का है। तो ये कार्ड, ये डायग्नोस्टिक कार्ड जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये दोनों ही एक्सपेंशन स्लॉट्स पे लगाया जा सकता है और इस पर्टिकुलर कार्ड की बदौलत हम ये डायग्नोस्ट कर पाते हैं कि मदरबोर्ड पे किस पर्टिकुलर कंपोनेंट से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं। यहाँ पे कुछ एलईडीज लगी हुई हैं जो एलईडीज अलग अलग कंपोनेंट्स की फॉल्ट को डिस्प्ले करती हैं। तो इस तरीके से हम पूरा ओवरऑल ये ट्रबल शूटिंग करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक कार्ड से कर सकते हैं। और मैं तो कहूंगा जितने भी हार्डवेयर इंजीनियर्स हैं वो इस कार्ड का जरूर इस्तेमाल करें। इसके साथ कुछ रिटर्न में आपको कोड्स मिलेंगे और उन कोड्स के सामने उनके फॉल्टी कॉजेज लिखे होंगे, बेसिकली जो भी सिम्टम लिखे होंगे उसके अकॉर्डिंग वहां पे आप कोड्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर स्लॉट से या किस पर्टिकुलर कंपोनेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं। ठीक है, तो बेसिकली डायग्नोस्टिक कार्ड्स आर यूज्ड फॉर ट्रबल शूटिंग हार्डवेयर इश्यूज बाय प्रोवाइडिंग एरर कोड्स ड्यूरिंग बूट अप। तो जब आपका कंप्यूटर बूट हो रहा होगा उसी समय ये डायग्नोस्ट कर लेगा ओवरऑल पूरे हार्डवेयर की टेस्टिंग करके आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोड बता देगा और वो कोड आपको बताएगा कि किस पर्टिकुलर कंपोनेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं। इसका जितने भी हार्डवेयर इंजीनियर्स हैं वो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो आसानी से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले कार्ड की तरफ और समझते हैं कि ब्लूटूथ और वायरलेस कार्ड क्या होता है। बेसिकली ब्लूटूथ तो नहीं, वायरलेस कार्ड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो वायरलेस कार्ड, इट इज प्रोवाइड वायरलेस कनेक्टिविटी व्हेन नॉट बिल्ड इनटू द कंप्यूटर। लैपटॉप में तो वाईफाई कार्ड होता है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। डेस्कटॉप में वाईफाई कार्ड्स नहीं होते हैं। तो पहले हम वाईफाई कार्ड कुछ इस तरीके से यूज करते थे जिसको हम एक्सपेंशन स्लॉट पे लगा दिए करते थे और एक्सपेंशन स्लॉट्स पे लगने के बाद कंप्यूटर के बैक पैनल में एंटीनाज निकल जाते थे और वो एंटीनाज बेसिकली वायरलेस सिग्नल को एक्सेस करने के लिए काम में लिए जाते थे। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर कार्ड का काम है वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। यदि आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में वायरलेस नहीं है तो इस प्रकार के कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की डेट में वायरलेस के यूएसबी फॉर्म्स भी आने लगे हैं तो इस पर्टिकुलर कार्ड की जो डिमांड है वो घट गई है, पर इस पर्टिकुलर कार्ड की जो स्पीड है वो यूएसबी कार्ड से कहीं ज्यादा आती है। इस वजह से जहां एंटरप्राइज वायरलेस नेटवर्क होगा वहां पे ये वायरलेस एक्सपेंशन कार्ड्स का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे वाईफाई कार्ड्स के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इनेबल डिवाइसेस टू कनेक्ट द वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WLAN में इस पर्टिकुलर कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जब आपका कंप्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क में वायरलेसली कनेक्टिविटी बनाना चाहता है तो इस कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है और इसके कई अलग अलग स्टैंडर्ड्स आते हैं। यहाँ पे इसका जो स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज किया जाता है वो किया जाता है IEEE 802.11। यहाँ पे जो 11 है वो वायरलेस का स्टैंडर्ड माना जाता है और 11 के कई सारे स्टैंडर्ड आते हैं। तो यहाँ पे लगभग सारे स्टैंडर्ड यहाँ पे कवर किए गए हैं, इंक्लूडिंग 802.11a, 11b, 11g, 11n, 11ac, 11ax। ये लेटेस्ट के AC और AX जो है वो लेटेस्ट के वाईफाई स्टैंडर्ड्स हैं और ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग डेटा रेट्स के अकॉर्डिंग डेटा ट्रांसमिट करते हैं। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ब्लूटूथ या वायरलेस कार्ड के बारे में जानने की कोशिश करी और इस पर्टिकुलर स्लाइड के माध्यम से यहाँ पे हमारा ओवरऑल स्लाइड प्रेजेंटेशन खत्म होता है और हमने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश किया माय डियर फ्रेंड्स के अडेप्टर कार्ड होते क्या हैं, कितने अलग अलग टाइप्स के अडेप्टर कार्ड हो सकते हैं और वो दिखते कैसे हैं और वो लगाए कहाँ जा सकते हैं और उस पर्टिकुलर कार्ड की जो फंक्शनैलिटी होती है वो क्या होती है। इवन की डेटा रेट्स के बारे में भी हमने काफी कुछ यहाँ जानने की कोशिश की है। आई होप सो आपको अडेप्टर कार्ड के बारे में काफी कुछ नॉलेज यहाँ पे प्राप्त हुई होगी। सो यहाँ पे जितने भी एक्सप्लेनेशन व्यूज आपको नजर आए हैं वो सारे के सारे आपको नोट डाउन करने हैं जिससे कि आप भविष्य में किसी भी पर्टिकुलर आंसरिंग के लिए रेडी हो सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको सारा कंसेप्ट विजुलाइज हुआ होगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ओवरव्यू या किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।